अब आगे मिहिर जब जाकर अपने रूम को ओपन करता है तो वहां पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वही हॉल में दाइमा और रघुवेंद्र जी बैठ के आपस में बातें कर रहे होते हैं और वही श्रेया तो बस अपने आप में ही मुस्कुराए जा रही होती है। उसको इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, श्रेया क्या हुआ, तुम इतनी मुस्कुरा क्यों हो? श्रेया कहती है, आह कुछ नहीं दादाजी, बात ऐसे ही। और फिर वह अपने मन में कहती है, दादाजी आप लोग भी ना कितने पुराने तरीके के प्लेनर्स बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं होता आज के टाइम में। आज के टाइम में तो हमें कुछ डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है और जो मैंने किया है मुझे लगता है वो पक्का वक्त करेगा। सॉरी आप सब की बात ना मानने के लिए, लेकिन मैं वह नहीं कर पाई जो आप सब ने कहा था, बल्कि मैं तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखने के बाद भाई गुस्सा करेगी या फिर पूरी तरीके से लड्डू हो जाएगा। बट कोई नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी क्योंकि भाई के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा करने से ही वह दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और अपने रिश्ते को आगे भी बढ़ा पाएंगे। क्योंकि कितनी मुश्किल से तो भाई ने शादी की है और अब मैं नहीं चाहती वह शादी करने के बाद भी अपने कल में फंसे रहे। मुझे उनको उनके कल से बाहर निकलना ही होगा और इसका जरिया रीति बनेगी। वही दूसरी तरफ वही मिहिर अपने रूम के अंदर आता है और डोर को बंद करता है और बाद वह अपने रूम को देखने लगता है। मिहिर का जो रूम था वह रूम बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। उसके बेड पर भी फ्लावर ही फ्लावर थे। मिहिर जल्दी से अपने बेड के पास आता है और बेड से सारे फूलों को हटाने लगता है और वह गुस्सा करते हुए कहता है, क्या है ये सब? फिर वह उन जलते हुए कैंडल्स के पास जाता है और उन्हें भी बुझा देता है और फिर अपने आप को शांत करते हुए अपने क्लोजर रूम से अपने लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े निकलता है और उसे लेकर वॉशरूम के डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करके अंदर घुस जाता है। अंदर जाने के बाद वह अपने कपड़ों को अच्छे से रख देता है और फिर अपने शर्ट को खोलकर वही बकेट में डाल देता है और शावर को ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती है और फिर वह जल्दी से अपने पेट को भी ओपन करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक जोर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिहिर जब ये देखता है तो वह शॉक हो जाता है और अपने फेस को टर्न करता है तो वहां पर रीति को देखता है। मिहिर तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया। और वहीं दूसरी तरफ रीति बस चिल्लाई जा रही थी। मिहिर जब ये देखता है तो उसे डर लग जाता है कि कहीं कोई इसका चिल्लाने की आवाज सुनकर रूम के अंदर न आ जाए। मिहिर जल्दी से भागते हुए रीति के पास जाता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, शह क्या कर रही हो तुम? और तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं कुछ नहीं करने वाला, चुप हो जाओ। मैं बस गलती से आ गया था। रीति उसकी बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है क्योंकि मिहिर उसके एकदम क्लोज था। वह मिहिर की ब्रीदिंग अपने चिक्स पर फील कर सकती थी। मिहिर बस रीति को ही देखे जा रहा था। दोनों पर ही पानी की बूंदें पड़ रही थी क्योंकि शावर के नीचे थे, इसलिए धीरे धीरे करके वहां पानी के बूंदें उन दोनों पर ही गिरती जा रही थी। पानी गिरने की वजह से रीति ने जो व्हाइट शर्ट पहनी थी वह पूरी तरीके से भीग चुकी थी और रीति के बॉडी से पूरे तरीके से चिपक चुकी थी। मिहिर जब देखता है रीति कुछ नहीं बोल रही तो वह धीरे से रीति से दूर होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। रीति का फेस पूरी तरफ से रेड हो चुका था और रीति ने जो शर्ट पहनी हुई थी वह बार बार उसे नीचे की तरफ खींच रही थी क्योंकि रीति ने ओनली व्हाइट शर्ट ही पहनी हुई थी जो उसकी अब उसकी बॉडी से पूरी तरीके से चिपक चुकी थी। मिहिर का ध्यान जब इस चीज पर जाता है तो वह रीति को दिखता ही रह जाता है। वही रीति को इस वक्त इतनी ज्यादा साइनेस फील हो रही थी कि वह अपने फेस को टर्न कर लेती है। उसने जो शर्ट पहनी हुई थी वो शर्ट उसके एक शोल्डर से नीचे गिर चुकी थी। रीति का एक शोल्डर मिहिर को पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था और रीति की बैक मिहिर को दिख रही थी। मिहिर बस रीति को देखा ही जा रहा था और फिर उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसके कदम रीति की तरफ बढ़ जाते हैं। रीति तो बस चुपचाप से खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना है क्योंकि श्रेया ने तो उसे ये शर्ट पहनकर और यह बोलकर भेजा था कि उसने रीति के लिए वॉशरूम में एक गिफ्ट रखा है, उसे जाकर ले लेना है। वह अपने गिफ्ट के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है जिससे रीति की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है।
मिहिर रीति के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुका था और वह उसके शोल्डर को ही देखे जा रहा था जो उसे विजिबल हो रहा था। मिहिर फिर धीरे से अपने एक हाथ को रीति के शोल्डर को टच करता है। रीति जैसे ही मिहिर के हाथ को अपने ऊपर फील करती है वह कांप जाती है। वही मिहिर धीरे धीरे करके रीति के नेक के और क्लोज आने लगता है। रीति अब मिहिर की ब्रीदिंग को अपने शोल्डर महसूस कर सकती थी। रीति के लिए ये सब चीज बिल्कुल नई थी। उसे नहीं पता था ये सब क्या है और उसे क्यों इतना अजीब लग रहा है। मिहिर जैसे ही रीति के शोल्डर पर किस करने वाला होता है तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। मिहिर जब ये सुनता है तो वह अपने सेंस में वापस आता है और अपने हाथों को देखा है जो उसने रीति के शोल्डर पर रखा था और फिर उसे रियलाइज होता है अभी वह क्या करने वाला था। जब वह ये देखता है तो वह रीति से तुरंत ही दूर हो जाता है और कस के अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है, ओह गॉड, ये मैं क्या करने वाला था, मैं ऐसे बहक कैसे सकता हूँ। फिर वह तुरंत अपने फेस को दूसरे साइड कर लेता है। वही रीति अभी भी रो रही होती है। मिहिर कुछ देर तक बस ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहता है और फिर वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और बाथरूम में चारों तरफ देखने लगता है और तभी उसे अपना बाथरोब नजर आता है। वह तुरंत ही बाथरोब को उठता है और शावर को बंद करता है और फिर जल्दी से रीति के पास आता है और उसे बाथरोब से कवर करता है और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, रीति मेरी तरफ देखो। लेकिन रीति अपना सर झुका चुपचाप से खड़ी रहती है और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती है। मिहिर फिर रीति के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ के ऊपर करता है और कहता है, रीति। रीति फिर धीरे धीरे करके रीति की तरफ देखता है। रीति की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी थी। मिहिर फिर रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। रीति उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। मिहिर फिर जल्दी से रीति को अपनी गोद में उठा लेता है जिससे रीति एकदम शॉक हो जाती है। मिहिर रीति को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वह उसे बेड पर बैठाता है और खुद भी उसके पास बैठता है और फिर वह उसके फेस की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से गिर रहा है आंसू को साफ करता है और कहता है, रीति रोना बंद करो और मेरी तरफ देखो। रीति उसकी बात सुनकर अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है। मिहिर फिर आगे कहता है, रीति तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। रीति अपने सर को धीरे से हाँ में हिलाती है। मिहिर फिर उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखता है और कहता है, फिर बताओ मैं कौन हूँ। रीति धीरे से कहती है, आप मैं मेरे हस्बैंड है। मिहिर उसकी इस बात पर स्माइल करता है, कहता है, हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए अब से तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगी। चलो प्रॉमिस करो मुझे। रीति तो बस हैरानी से मिहिर की तरफ ही देखने लगती है। मिहिर उसको कुछ ना बोलता हुआ देखकर कहता है, रीति मैंने बोला मुझसे प्रॉमिस करो, तुम नहीं रोओगी अब से। रीति धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। मिहिर फिर उसके नोज को टच करते हुए कहता है, गुड बाय, अब चलो फटाफट तुम तैयार हो जाओ, नीचे हमें डिनर करने चलना है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। मिहिर फिर रीति के कपड़े लाकर उसे देता है और उसे चेंज करने के लिए भेज देता है। रीति जब कपड़े चेंज करके आती है तो मिहिर की नज़र उसके बालों पर जाती है जहां से अभी भी पानी की बूंदें गिर गई थी। मिहिर फिर रीति का हाथ पकड़ के वापस से ड्रेसिंग टेबल के पास बैठता है और हेयर ड्राई की मदद से उसके बालों को अपने हाथों से सूखने लगता है। रीति बस मिहिर के फेस की तरफ ही देखी जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था किसकी लाइफ में अब इतने केयर करने वाले लोग हैं। मिहिर फिर उसके बालों को सुखाने के बाद खुद वॉशरूम जाता है और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह रीति की तरफ दिखता है जो अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। रीति को देखकर मिहिर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, रीति तुम सच में बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वह रीति के पास जाता है और उसके नोज को टच करते हुए कहता है, बेबी तुम तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो, चलो हम नीचे डिनर करने चलते हैं। इतना बोलकर वह रीति के हाथों को पकड़ लेता है। रीति सब देखती है मिहिर ने उसके हाथों को पकड़ लिया है तो वह उसके हाथों की तरफ ही देखने लगती है। फिर दोनों डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। डाइनिंग एरिया में सारे लोग अपनी अपनी जगह पर पहले ही बैठ चुके थे और उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। मिहिर फिर रीति के लिए एक चेयर खींचता है, कहता है,
रीति तुम यहाँ पर बैठ जाओ। रघुवेंद्र जी जब यहाँ देखते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सारे लोग अपना दिन खत्म करते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। तभी रघुवेंद्र जी मिहिर का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिहिर फिर उनके साथ एक साइड में चला जाता है और कहता है, हाँ बोलिए। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर श्रेया इस बच्चों को जन्म देना चाहती है। मिहिर जब ये सुनता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, दादाजी आपकी क्या बोल रहे हैं, आपको पता भी है। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, उसने अपना डिसीजन ले लिया है। मिहिर कहता है, लेकिन वो अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएगी, और जब लोगों को पता चलेगा तो, और अगर उन लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है। रघुवेंद्र जी कहते हैं, मिहिर मुझे पता है तुम उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन उसे हमारी जरूरत है। उसने कहा वही छोटी सी जान को नहीं मार सकती है जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। और रही लोगों की बात, उसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी श्रेया बहुत स्ट्रांग है, वह सब कुछ संभाल लेंगे, बस हमें स्ट्रेंथ बनकर उसके साथ खड़ा रहना है। मिहिर कहता है, दादाजी मैं उसका साथ नहीं छोड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बहन की जिंदगी किसी भी की भी वजह से बर्बाद हो। रघुवेंद्र जी कहते हैं, ठीक है तुम उससे बात कर लेना। मिहिर के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसने गहरी सांस ली और फिर रघुवेंद्र जी की तरफ देखा। ठीक है दादाजी, मैं श्रेया से बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फैसला वह पूरी तरह सोच समझ कर ले, सिर्फ इमोशंस में आकर नहीं, मिहिर ने गंभीर स्वर में कहा। रघुवेंद्र जी ने प्यार से मिहिर के कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूँ बेटा, और इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो, वह तुम्हारी बात समझेगी। मिहिर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बिना देर किए श्रेया के कमरे की ओर बढ़ गया। श्रेया का कमरा। श्रेया कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। उसकी आंखें कहीं दूर शून्य में खोई हुई थीं। मिहिर ने दरवाजा खटखटाया। श्रेया, मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रेया चौंक कर पीछे मुड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, भैया आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। मिहिर अंदर आया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मिहिर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, श्रेया क्या तुम इस फैसले को लेकर बिल्कुल पक्की हो? श्रेया ने गहरी सांस ली और मिहिर की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ भैया, मैंने बहुत सोचा है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, यह मेरी गलती नहीं है, फिर मैं सजा क्यों दूं? मिहिर की आंखों में चिंता थी, लेकिन वह अपनी बहन की मजबूती भी महसूस कर सकता था। उसने धीरे से कहा, श्रेया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जब लोग बातें बनाएंगे, जब मुश्किलें आएंगी, तब क्या करोगी? श्रेया ने आत्मविश्वास से कहा, भैया मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब और नहीं। मैं कमजोर नहीं हूँ, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे खुशी से निभाऊंगी। मिहिर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसकी मजबूती पर गर्व महसूस किया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्रेया की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने मिहिर का हाथ पकड़कर कहा, मुझे पता है भैया, और यही बात मुझे और मजबूत बनाती है। मिहिर ने प्यार से उसकी पीठ पर एक हल्की थपकी दी और कहा, अब आराम करो, और हाँ, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं जानता हूँ कि उन्हें कैसे जवाब देना है। श्रेया मुस्कुराई, ओके भैया। मिहिर कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसने फैसला कर लिया था, अगर श्रेया इस फैसले पर अड़ी हुई है तो वह उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, चाहे जो भी हो। रीति मिहिर के बेडरूम के में आ गई होती है और वह रूम को ध्यान से देखने लगती है, क्योंकि अभी तक उसने रूम को अच्छे से देखा नहीं था। रात के सन्नाटे में हल्की ठंडी हवा कमरे के भीतर बह रही थी। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलते ही एक गहरी, रहस्यमयी और ठंडी वाइब महसूस होती थी। चारों तरफ ब्लैक थीम की सादगी और शाही अंदाज घुला हुआ था।
कमरे की दीवारें गहरे चारकोल ब्लैक शेड में रंगी थी, जिन पर मेटालिक सिल्वर पैनल्स लगे थे जो हल्की रोशनी में चमकते थे। फर्श पर ब्लैक मार्बल टाइल्स बिछी थी, जिन पर कदम रखते ही हल्की ठंडक महसूस होती थी। छत से लटकता एक बड़ा ब्लैक क्रिस्टल झूमर हल्की सिल्वर रोशनी बिखेर रहा था, जो पूरे कमरे को एक डार्क लेकिन क्लासी लुक दे रहा था। बीचों बीच रखा किंग साइज बेड अपनी शानदार ब्लैक वेलवेट हेडबोर्ड के साथ राजसी लुक दे रहा था। बेड पर बिछी सिल्क की ब्लैक बेडशीट और उस पर रखे हल्के ग्रे और सिल्वर कुशन पूरे माहौल को और ज्यादा एलिगेंट बना रहे थे। बेड के पास ही एक साइड टेबल थी, जिस पर एक वाइन ग्लास और ब्लैक गोल्ड स्टाइलिश टेबल लैंप रखा था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में एक अलग ही आकर्षण भर रही थी। रूम के एक कोने में बड़ी फ्लोर टू सीलिंग विंडो थी, जिस पर ब्लैक शेयर कर्टेन्स लगे थे, जो हल्की हवा में लहराते हुए बाहर के नज़ारे को थोड़ा धुंधला कर रहे थे। बाहर शहर की जगमगाती लाइट्स दिख रही थी, जो इस डार्क माहौल में एक अलग ही कनेक्शन जोड़ रही थी। साइड में एक ब्लैक फायरप्लेस जल रही थी, जिससे हल्की हल्की गर्माहट कमरे में घुल रही थी। उसके ऊपर एक बड़ा एलिगेंट मिरर लगा था, जो रूम की ग्रैंडनेस को और भी बढ़ा रहा था। पास ही एक मिनी बार सेटअप था, जिसमें ब्लैक एंड गोल्डन थीम वाली बोतलें रखी थीं। कमरे का हर कोना रहस्यमय, क्लासी और अंडरस्टेटेड लग्जरी से भरा था, एक ऐसी जगह जहां शांति भी थी और एक अनकही गहराई भी। रीति उस रूम को देखने के बाद एकदम मेस्मराइज हो जाती है। उसे ये तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर वह रूम को अच्छे से देख लेने के बाद रूम में ही रखे काउच पर जाकर लेट जाती है और उसे कुछ ही देर में नींद भी आ जाता है। वही जब मिहिर अपने रूम में आता है तो रीति उसको बेड पर दिखाई नहीं देती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रूम में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र काउच पर जाती है। यहाँ पर रीति बहुत ही आराम से सो रही थी। मिहिर उसको वहां पर देखकर एक गहरी सांस लेता है, फिर वह धीरे धीरे करके रीति के पास जाता है। रीति ने खुद को होल्ड किया हुआ था। मिहिर रीति को देखने के बाद स्माइल करता है, लेकिन तभी वह कुछ नोटिस करता है और उसे समझ में आ जाता है रीति को ठंड लग रही है। मिहिर फिर इसी के टेम्परेचर को थोड़ा कम करता है और एक ब्लैंकेट लाकर उसे रीति को अच्छे से कवर कर देता है और खुद जाकर बेड पर लेट जाता है। लेकिन उसके आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी, बल्कि वह अपने डैड की धमकी के बारे में ही सोच रहा था। और फिर वह रीति की तरफ देखते हुए कहता है, मेरा इस शादी को करने का सिर्फ एक ही रीज़न था और वो था नफरत। लेकिन मुझे नहीं पता था इस शादी से तुम मेरी लाइफ में आ जाओगी। तुम्हारी कहानी भी बिल्कुल उसी की तरह है और सर, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ भी खतरनाक हो जाए। इसलिए अब तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, क्योंकि तुम मेरा प्यार नहीं बन सकती हो और तुम्हें मैं अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। आगे की कहानी। मिहिर के शब्दों के साथ ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। काउच पर सोई हुई रीति शायद गहरी नींद में थी, लेकिन मिहिर की नजरें उस पर टिक गई थीं। उसके माथे पर कुछ लंटें बिखरी हुई थीं और उसकी सांसों की धीमी लय कमरे के ठहराव को और भी गहरा बना रही थी। मिहिर ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर बैग की हेडबोर्ड से टिका दिया। उसके दिमाग में उसके पिता की कई बातें घूम रही थीं। अगर तुमने इस शादी को निभाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरी ताकत नहीं बल्कि मेरा गुस्सा मिलेगा, मिहिर। उसके पिता की सख्त आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह रीति को इस सब में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वह रीति को खुद से दूर करने की कोशिश करता, उतना ही वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। कुछ देर तक वह यूं ही उसे देखता रहा, फिर धीरे से उठकर काउच के पास आया। रीति के चेहरे पर हल्की ठंडक की वजह से एक हल्की शिकन उभर आई थी। मिहिर ने अनायास ही अपना हाथ उसकी हथेली पर रखा। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। एक पल के लिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसने रीति की हथेलियां अपनी गर्म हथेलियों में भर ली। रीति ने हल्का सा करवट बदला, लेकिन उसकी नींद नहीं टूटी। काश ये सब आसान होता, मिहिर ने खुद से कहा और धीरे से उसकी उंगलियां छोड़ दी। फिर वह वापस बेड की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी नजरें रीति से हट नहीं रही थीं। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत जल्द वह रीति को अपनी जिंदगी से निकाल देगा।
या शायद खुद ही उससे दूर चला जाएगा। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? मिहिर ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके जहन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या होगा अगर वो रीति को खुद से दूर नहीं कर पाया तो? फिर वह ऐसे ही सोते हुए कब सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 6 बजे ही रीति की नींद खुल जाती है। वह उठने के बाद तुरंत वॉशरूम के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद शावर लेकर वह बाहर आ जाती है और तभी उसे दाई माँ की कही हुई बातें याद आती है। उसे जैसे ही उसकी सारी बातें याद आती है वह तुरंत रूम डोर ओपन करती है और नीचे चली जाती है। रीति रूम से सीधा किचन के अंदर आती है और वह किचन को ध्यान से देखने लगती है। इस वक्त किचन में कोई भी नहीं था क्योंकि अभी तक मेड्स भी नहीं जगी थी। रीति फिर किचन को ध्यान से देखती है, जैसे कहाँ पर क्या रखा हुआ है। सारी चीज देख लेने के बाद वह खाना बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कल जब दाई माँ यहाँ से गई थी तो उन्होंने उससे कहा था कि अब से रीति का यही घर है, वो अब अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रहेगी और यह फैमिली अब उसकी फैमिली है और इसीलिए अब उसे अपनी इस फैमिली का ध्यान रखना चाहिए। और मिहिर उसका हस्बैंड है तो उसे उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, वह जैसा बोलेगा उसे वैसा करना पड़ेगा। रीति यही सब सोचकर सुबह जल्दी से किचन में आ जाती है ताकि वह अपनी फैमिली के लिए अपने हाथों से खाना बना सके, क्योंकि वह अपने जाने में अपनी इस फैमिली के लिए इतना ही कर सकती थी। वह उन्हें अपना प्यार अपने क्या इसी तरह से दिखा सकती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी एक गलती की वजह से यह फैमिली उससे दूर हो जाए। रीति धीरे धीरे करके खाना बनाना शुरू कर देती है। अब लगभग सुबह के 7 बजे बज गए थे। तभी किचन में 2 मैड्स आ जाती है और जब वह रीति को किचन में देखती है तो वहां दोनों खुद डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैम आप ये किचन में क्या कर रही है? रीति जो ध्यान से अपने काम में लगी हुई थी, जब वह उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वह खुद भी डर जाती है। उसके हाथ में जो सामान था वह नीचे गिर जाता है। फिर वह मैड्स जल्दी से रीति के पास जाती है और कहती है, मैम क्या हुआ? आप कहीं चोट तो नहीं लगी ना? रीति जब उन दोनों को इस तरफ से चिल्लाते हुए देखती है तो वह खुद ही डर जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसने फिर से कोई गलती कर दी और इसी वजह से वह रोने लगती है। वही जब मैड्स उसको रोते हुए देखती है तो वह दोनों और ज्यादा डर जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करें। तभी उसमें से एक मेड कहती है, मैं सर को बुलाकर लाती हूँ, तुम यहीं पर रुको। एक मेड जिसका नाम सीसी था वह रीति के पास जाती है और धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे बताइए क्या हुआ है आपको? लेकिन रीति तो उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। उसे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे तो सजा मिलेगी, उसने जरूर कोई ना कोई गलती है। रीति बस चुपचाप से रोए जा रही थी और उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे और वह मेड उसको चुप कराने की कोशिश में लगी हुई थी। वही दूसरी तरफ 7 बजे मिहिर की नींद खुल जाती है और वह उठकर बेड पर बैठ जाता है और तभी उसकी नज़र काउच पर जाती है। वहां पर रीति नहीं थी। ये देखकर वह तुरंत अपने बेड से उठ जाता है और रीति को आवाज लगाने लगता है और कहता है, रीति। लेकिन उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर वह जाकर बाथरूम का गेट खोलता है तो उसे वहां पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। मिहिर को अब डर लग जाता है कि रीति कहाँ चली गई और फिर वह जल्दी से अपने रूम से निकाल के हॉल में आ जाता है। हॉल में आने के बाद वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। मिहिर फिर जल्दी जल्दी उस ओर जाने लगता है। मिहिर जब किचन की तरफ आता है तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि किचन में 3 मैड्स खड़ी थी और वह बार बार रीति से यही बोल रही थी, प्लीज मैम रोइए मत। मिहिर के कदम तेजी से किचन की ओर बढ़ते हैं। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास पहुंचकर अंदर झांका, उसका दिल धड़क उठा। रीति जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था। सीसी उसका हाथ पकड़े उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि बाकी दोनों मैड्स असमंजस में खड़ी थी। रीति, मिहिर की आवाज में घबराहट थी। रीति ने जैसे ही मिहिर की आवाज सुनी, उसका चेहरा और भी डर से सफेद पड़ गया। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और उसके आंसू और तेज बहने लगे। मिहिर तुरंत उसके पास आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो?
रीति ने धीरे से अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसकी हालत देखकर मिहिर को यकीन नहीं हुआ। उसने सीसी की ओर देखा, जो अब भी रीति का हाथ पकड़े थी। सर, हम सुबह किचन में आई तो मैम यहाँ पहले से थी। हमें लगा कि कुछ गलत हो गया है, इसलिए हमने जरा तेज आवाज में पूछ लिया। शायद मैम डर गई, सीसी ने धीमी आवाज में कहा। मिहिर ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर रीति की ठंडी पड़ चुकी उंगलियों को हल्के से पकड़ा। रीति, देखो मेरी तरफ, उसने नरमी से कहा। रीति ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें अब भी डरी हुई थी। तुम यहाँ सुबह सुबह क्या कर रही थी? मिहिर ने धीरे से पूछा। रीति ने कुछ सेकंड तक चुप रहने के बाद धीरे से जवाब दिया, मैं बस खाना बना रही थी। खाना? मिहिर ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। रीति ने हल्के से सिर हिलाया। यह मेरी फैमिली है और मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं सबके लिए। मिहिर उसकी आंखों में देखता रहा। वह समझ सकता था कि रीति के अंदर कितना डर और असुरक्षा भरी हुई थी। और तुम्हें लगा कि अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। रीति की आंखों में फिर आंसू आ गए और उसने धीरे से सिर हिला दिया। मिहिर के चेहरे पर एक सख्त लेकिन गहरी सोच में डूबी हुई नजर आई। उसने धीरे से रीति के चेहरे पर बहते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछा और कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है रीति। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा, और यहाँ तुम्हें कोई सजा नहीं देगा, समझी? रीति ने हिचकिचाते हुए उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। कोई लेकिन नहीं, मिहिर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो पहले खुद को संभालना सीखो। और रही बात इस घर की, तो ये घर तुम्हारा भी है। मिहिर के शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने रीति के अंदर थोड़ा सुकून भर दिया। वह अब भी पूरी तरह से सहज नहीं थी, लेकिन कम से कम उसकी आंखों में अब वही डर नहीं था जो कुछ मिनट पहले था। अब चलो, पहले आराम करो। रीति चुपचाप खड़ी हो गई। मिहिर ने उसे सहारा दिया और किचन से बाहर ले जाने लगा। पीछे से मैड्स उन्हें देखते हुए एक दूसरे से हल्की मुस्कान में कह रही थी, शायद सर ही हैं जो मैम को धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। तभी वहां पर रघुवेंद्र जी भी आ जाते हैं और रीति को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? रीति उनको देखते ही मिहिर को छोड़कर उसके जाकर हक कर लेती है। रघुवेंद्र जी भी उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं, क्या बेटा तुम रो क्यों रही हो? फिर वो गुस्से से मिहिर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मिहिर क्या किया तुमने, इसके साथ यह रो क्यों रही है? मिहिर कहता है, दादाजी मैंने कुछ भी नहीं किया है, जब मैं किचन में आया तो ये पहले से ही रो रही थी। रघुवेंद्र जी रीति से कहता है, रीति बेटा चुप हो जाओ, देखो कोई कुछ नहीं करेगा, तुमने बताओ क्या हुआ है तुम्हें? रीति उसके ऐसा बोलने से धीरे धीरे करके आसान होने लगती है और फिर धीरे से कहती है, वो माँ, मैं खाना बना रही थी। रघुवेंद्र जी जब ये सुनते हैं तो कहता है, क्या बेटा तुम खाना बना रही थी? रीति कहती है, हाँ, लेकिन मुझे लगा मैंने फिर से कोई गलती कर दी। रघुवेंद्र जी एक स्माइल के साथ रीति की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमसे खाना बनाने में कोई गलती हो भी गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वह रीति के चेहरे से उसके आंसुओं को साफ करते हैं और कहते हैं, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे बच्चे ने इतने बड़े बड़े आंसू निकल लिए। अब चलो एक अच्छी सी स्माइल दो। रीति फिर रघुवेंद्र जी की तरफ देखती है और अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल ले आती है। ये देखकर रघुवेंद्र जी कहते हैं, ये हुई ना अच्छी बात, अब चलो देखते हैं क्या गलत है खाना बनाने में, चलो दिखाओ मुझे। तभी रीति को याद आता है कि वह खाना बना रही थी, फिर वहां जल्दी से उन्हें साइड में करती है और दौड़ के किचन के अंदर जाती है तो खाना चल चुका होता है। ये देखकर फिर से उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। रघुवेंद्र जी जब ये देखते हैं तो कहते हैं, रीति रोना नहीं, हम इसे फिर से बना लेंगे, चलो स्माइल करो। मिहिर जब उन दोनों को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। रघुवेंद्र जी फिर मैक्स की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, चलो तुम सब जल्दी से किचन में आओ और हम दोनों को सामान दो, आज मैं और रीति दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। रघुवेंद्र जी इस बात को सुनकर सारी मैक्स एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा काफी सालों बाद हो रहा था।
जब रघुवेंद्र जी खुद खाना बना रहे थे, फिर वह सारे सामानों को निकाल के वहीं पर रख लेती है और वहां से एक साइड जाकर खड़ी हो जाती है। रघुवेंद्र जी फिर रीति की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो बता बेटा तुम्हें क्या बनाना था। रीति फिर एक एक करके उन्हें बताने लगते हैं उसे क्या बनाना था। फिर वह दोनों लोग मिलकर खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पर श्रेया भी आ जाती है और कहती है, भाई आप यहाँ पर किचन के सामने क्यों खड़े हैं। और तभी उसकी नज़र किचन के अंदर मौजूद लोगों पर पड़ती है, जिसे देखकर वहां भी किचन के अंदर चली जाती है और कहती है, दादाजी यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे बताएंगे। दादाजी कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं और मेरी बहू मिलकर खाना बना रहे, और तुम वहां पर खड़ी होकर क्या देख रही हो। चलो आप हमारी मदद करो, आप सब मिलकर खाना बनाएंगे। श्रेया कहती है, ठीक है दादाजी। फिर वहां तीनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। मिहिर उन दोनों को किचन के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर तक देखता है और वहां से अपने रूम के अंदर चला जाता है। बाथरूम में हल्की पीली रोशनी बिखरी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी गिरने की आवाज थी, जो टाइल से टकराकर धीमे धीमे गूंज रही थी। मिहिर शॉवर के नीचे खड़ा था, मगर उसके विचार कहीं और थे। गर्म पानी उसके कंधों से बहता जा रहा था, लेकिन अंदर की ठंडक खत्म नहीं हो रही थी। मैं रीति से दूर हो जाऊंगा, वह बुदबुदाया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों के सामने रीति का मासूम चेहरा आ गया, वही बड़ी बड़ी भोली आंखें जो दुनिया की सच्चाइयों से अनजान थीं। उसकी हल्की सी मुस्कान जो बेखबर थी इस दुनिया की छल कपट से। रीति जो भरोसा करना जानती थी पर खुद को बचाना नहीं। क्या सच में अगर वह रीति को छोड़ देगा तो वह इस दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? नहीं, कभी नहीं। वह अंदर तक सिहर उठा। रीति को इस दुनिया की असलियत तक नहीं पता। उसकी समझदारी, उसकी सोच सब किसी 10 साल के बच्चे जैसी ही तो है। उसे लोगों की चालाकी नहीं आती, उनके झूठे लहजे, उनके मतलबपस्त इरादे नहीं पहचान सकती। वह तो उस कांच की गुड़िया की तरह थी, जिसे अगर एक बार गिरा दिया जाए तो उसके टुकड़े कभी दोबारा नहीं जुड़ेंगे। उसकी मुठियां कस गईं। अगर उसे छोड़ना ही है तो पहले उसे तैयार करना होगा। शॉवर का पानी अब भी गिर रहा था, लेकिन मिहिर का मन किसी और ही निर्णय पर पहुंच चुका था। रीति को खुद पर निर्भर रहना आना चाहिए। उसे लड़ना सीखना होगा, लोगों का सामना करना होगा। उसे हर परिस्थिति में अपने लिए खड़ा होना सीखना होगा। अब वह मासूम नहीं रह सकती। सबसे पहले मैं उसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और पानी बंद कर दिया। बाथरूम की नमी में एक ठोस फैसला आकार ले चुका था। अब कोई दुविधा नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी। अगर रीति को छोड़ना उसकी मजबूरी थी, तो उसे इस दुनिया से लड़ना सिखाना उसका फर्ज था। तो देखते हैं क्या सच में मिहिर रीति को छोड़ पाता है और फिर उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। रीति खाना बनाकर एक एक करके डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है। उसके बाद सारे घर के मेंबर डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। उसके बाद मैड्स आती है और उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है। रीति डाइनिंग टेबल पर बैठी तो थी, लेकिन उसका ध्यान में वहां पर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह बस इधर उधर देख रही थी। श्रेया जब ये देखती है तो उसकी फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वह समझ जाती है रीति मिहिर का इंतजार कर रही है। राघवेंद्र जी जब देखते हैं रीति खाना नहीं खा रही है, तब वह कहते हैं, रीति तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? रीति कहती है, हाँ दादाजी मैं खा रही हूँ। ये बोलकर वह खाने की तरफ देखने लगती है। तभी श्रेया कहती है, दादाजी भाई कहाँ है? राघवेंद्र जी कहते हैं, वो अभी कुछ टाइम पहले ही अपने रूम में गया है। तभी वह रीति की तरफ देखते हैं जो कुछ भी नहीं खा रही थी, बस चम्मच को अपने प्लेट में घूम रही थी। वह कुछ बोलते ही वाले होते हैं कि तभी वह कुछ नोटिस करते हैं और फिर वह समझ जाते हैं रीति ऐसा क्यों कर रही है, और फिर उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल जाती है कि चलो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ तो रहा है। रीति चुपचाप बैठकर मिहिर के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर मिहिर भी तैयार होकर आ जाता है। रीति सब मिहिर को वहां पर देखी है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे राघवेंद्र जी श्रेया नोटिस कर लेते हैं।
मिहिर फिर आकर रीति के बगल वाले चेयर पर आकर बैठ जाता है। मैथ्स फिर आकर उसे भी खाना सर्व करती है। मिहिर जब उस खाने को खाता है तो उसे आज का खाना बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है और वो कहता है, वाह दादाजी, आज का खाना तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी है। आप इतना अच्छा खाना कब से बनाने लग गए? राघवेंद्र जी उसे घूमते हुए कहते हैं, हाँ अच्छा क्यों नहीं बनेगा, आखिरकार मेरी रीति ने जो बनाया है। मिहिर एक नज़र रीति की तरफ देखता है और कहता है, रीति खाना सच में बहुत अच्छा बनाया है तुमने। रीति जब ये सुनती है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। मिहिर भी ये देखकर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद मिहिर हॉल में बैठा हुआ होता है क्योंकि आज संडे होता है और आज वह ऑफिस नहीं क्या होता है। मिहिर रीति को फिर अपने पास बुलाता है और कहता है, रीति क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? रीति उसकी बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लेती है और फिर धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता। उसकी इस बात को सुनकर मिहिर के साथ साथ दादाजी और श्रेया भी हैरान हो जाते हैं। मिहिर आगे कहता है, ओह तो क्या तुम्हें थोड़ा सा भी पढ़ने नहीं आता? रीति उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं मुझे थोड़े से ज्यादा पढ़ने आता है। श्रेया कहती है, ओह मतलब तुम्हें पढ़ाई की है लेकिन तुमने कभी क्लास अटेंड नहीं की है, तुम ये बोलना चाहती हो ना? रीति उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैंने बस इतना ही पढ़ाई की है जितना मुझे ईवादी ने पढ़ाता है। मिहिर उसकी बात सुनकर श्रेया की तरफ देखता है और कहता है, श्रेया तुम्हारे पास 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर तुम रीति जितना पढ़ा सको उतना पढ़ाओ क्योंकि मैं 2 महीने बाद रीति का 12th में एडमिशन करवाने वाला हूँ। श्रेया कहती है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं है ये प्री कहाँ तक है तो मैं तैयारी कैसे करवाऊंगी और कहाँ से? मिहिर कहता है, तुम इसकी तैयारी बेसिक से स्टार्ट करो, तुम्हें इसको इतना पढ़ा देना है कि यहाँ 12th के क्वेश्चन पेपर आराम से सॉल्व कर सके। श्रेया कहती है, ठीक है मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी, लेकिन ये पढ़ पाती है या नहीं ये भाभी पर डिपेंड करेगा। मिहिर फिर रीति की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, तुम पढ़ाई करोगी ना रीति? श्रेया मिहिर की बात सुनकर कहती है, भाई आप भाभी को डरा रहे हो, ऐसा करो आप अपना काम करो, मैं भाभी को देखती हूँ। फिर श्रेया की बात सुनकर वहां से उठकर अब ऊपर अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां पर जाकर एक कॉल करता है और कहता है, तुम्हारे पास पूरे 20 मिनट है यहाँ पहुँचने के, नहीं तो उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही होंगे। थोड़ी देर बाद प्रताप मैंशन के सामने एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम आकर रुकी। कार के पहियों की धीमी चरमराहट ने पूरे माहौल में एक गूंज सी भर दी। गेट पर खड़े गार्ड्स की नजरें उस लग्जरी कार पर टिक गईं। कुछ सेकंड्स बाद कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक लंबा, चौड़ा और हेजल ब्राउन आंखों वाला लड़का बाहर निकला। उसकी चाल में ऐसा रॉयल अंदाज था कि जैसे हवा भी उसके इर्द गिर्द ठहर गई हो। सिल्की ब्लैक शर्ट के ऊपर महंगे ब्लेजर को कैरी किए हुए उसकी डार्क ग्रे ट्राउजर और लेदर शूज उसकी क्लास को और हाईलाइट कर रहे थे। गेट के सामने खड़े गार्ड्स ने झुककर सलाम किया, लेकिन उसकी नजरों में बस एक ठंडा सा कॉन्फिडेंस था। उसने एक हल्की स्मिरक दी और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र किसी चीज पर जाती है जिसे देखकर वो कुछ सेकंड के लिए तो अपनी जगह पर ही ठहर जाता है, लेकिन जब वो टाइम देखा है तो एकदम से घबरा जाता है। कहता है, अरे सिर्फ 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। इतना बोलते ही वहां घर के अंदर चला जाता है और फिर भी ना किसी वार्निंग के जाकर मिहिर के स्टडी रूम का दरवाजा खोल देता है और कहता है, ब्रो तुम मुझे बताओगे तुमने इतनी हड़बड़ी में मुझे याद क्यों किया? तो चले जाने थे इस लड़के के बारे में। इस लड़के का नाम है यश सिंघानिया और यह मिहिर की दोस्त है और एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर भी। मिहिर उसको एक कोल्ड लुक देता है और फिर उसको बैठने का इशारा करता है और फिर कहता है, तुम एक फैशन डिजाइनर हो तो तुम ही सोचो मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुला सकता हूँ। यश कहता है, तो तुम मुझे पर्सनल डिजाइनर के तौर पर है करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बुलाया मेरे भाई। मिहिर घूरते हुए कहता है, नहीं बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसकी ड्रेसिंग को भी अपनी तरह परफेक्ट बनाओ। यश उसकी बात सुनकर बड़े ही आराम से कहता है, अच्छा तो ब्रो तुझे अपनी बीवी का फैशन सेंस, वैसे तेरी बीवी ओल्ड फैशन है क्या? वह इससे आगे कुछ बोलते ही वाला होता है कि तभी वह कुछ रियलाइज करता है और वह एकदम से अपनी जगह से एक झटके से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? बीबी?
ब्रो मैं बिल्कुल सही सुना ना। मिहिर उसको घूरते हुए कहती है, हाँ मैंने बीवी ही कहा। और इसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है। यश एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ब्रो तू मजाक कर रहा है ना? प्लीज बता कि ये कोई प्रैंक है। मिहिर कोल्ड एक्सप्रेशन, हाथ में सिगरेट लिए स्टडी रूम की विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, नहीं। यश झटके से उठकर उसकी तरफ जाता है और कहता है, नहीं मतलब हाँ। मिहिर संक्षिप्त जवाब, हाँ। यश हैरानी से उसे घूरते हुए कहता है, ब्रो क्या तूने शादी कर ली? लेकिन कैसे? और वो भी तुझ जैसे डेविल से किसी लड़की ने शादी कर ली। मिहिर गहरी सांस लेते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मजबूरी थी। यश हैरानी से हंसते हुए कहता है, मजबूरी? लड़की की या तेरी? मिहिर शांत लेकिन आंखों में एक ठंडापन लिए कहता है, दोनों की। यश ड्रामेटिक अंदाज में सिर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, ये तो ब्लॉकबस्टर ट्विस्ट है। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई तुझसे शादी कर सकती है। मतलब तेरा ओरा ही इतना ठंडा है कि सामने वाला बर्फ बन जाए। मिहिर आंखें सनकरी करते हुए धीमे स्वर में कहता है, और तेरा ओरा इतना बेवकूफी से भरा है कि सामने वाला सर पकड़ ले। यश हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, लेकिन असली सवाल ये है कि वो लड़की कौन है और उसने आखिर तुझसे शादी क्यों की। मिहिर फिर क्या क्या और कैसे हुआ था उसे एक एक डिटेलिंग के साथ बता देता है, जिसे सुनने के बाद से यश अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है, मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा है कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। वैसे उसका नाम क्या है? मिहिर उसकी इस बात को सुनकर उसे घूर कर देखने लगता है, जिसे महसूस कर यश अपने दोनों हाथ खड़े कर देता है और कहता है, मेरा मतलब भाभी का नाम क्या है? मिहिर उसको सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, रीति। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिहिर जब रीति का नाम लेता है तो यश पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इतना सब बता ही दिया तो अब चलो और मिलवा भी दो मुझे भाभी से। मिहिर बिना कुछ बोले विंडो की तरफ इशारा करता है। यश जब बाहर झांकता है तो देखता है कि रीति गार्डन में बैठी है। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए हैं और वह बहुत मासूमियत से श्रेया के बालों में फूल लगा रही है। कभी कभी वह खुद के बालों में भी फूल लगा लेती, फिर अपनी ही हरकत पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। यश कुछ सेकंड तक ये नज़ारा देखता रहता है, फिर मिहिर की तरफ घूमकर सीरियस एक्सप्रेशन में पूछता है, ब्रो तुझे पूरा यकीन तो है ना कि तूने शादी ही की है? कहीं तूने अपनी दुल्हन की जगह किसी बच्ची को गोद तो नहीं ले लिया? मिहिर उसकी तरफ एक खतरनाक लुक फेंकता है, लेकिन यश पर कोई असर नहीं होता। वह एक और ताना मारता है, मतलब देख भाई, बीवियां होती है रियलिटी शोज की तरह कभी भी ड्रामा क्रिएट कर सकती है, लेकिन तेरी वाली तो पूरी किड्स कार्टून चैनल लग रही है। मिहिर इस बार घूरने के साथ साथ उसके सिर पर हल्का सा थप्पा मारता है। बहुत बोल रहा है तू, अगर जान बचानी है तो दोबारा से मेरे सामने ऐसी बातें मत करना, वरना गार्डन में दफना दूंगा तुझे। यश ठहाका मारकर हंस पड़ता है, अब तो और भी मिलना पड़ेगा भाभी से। मुझे देखना है कि तू सच में शादीशुदा है या फिर सिर्फ बेबी सिटिंग कर रहा है। मिहिर उसकी तरफ एक और धमकी भरी नजर डालता है, जबकि यश बिना डरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसकी एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर थी। थोड़ी देर बाद रीति अब भी फूलों से खेल रही होती है। उसके बालों में आधे फूल खुद ही उलझ चुके थे और आधे उसने श्रेया के सिर पर लगा दिए थे। तभी अचानक कोई उसके सामने आकर बैठ जाता है। हेलो भाभी। रीति चौंक कर सामने देखती है, जहां एक अनजान चेहरा मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा था। वह थोड़ा सा कपकाते हुए कहती है, हेलो, लेकिन आप कौन? यश ने दिल पर हाथ रखते हुए एक फेंका भरी, ओह, भाभी ने मुझे पहचाना ही नहीं। दिल टूट गया मेरा। रीति और भी कंफ्यूज हो गई, पर मैंने आपको कभी देखा ही नहीं तो पहचानूंगी कैसे? यश ने ओवर एक्टिंग करते हुए ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाया, अरे भाभी इतना भी बेरुखी मत दिखाओ। मैं आपका देवर हूँ यश, और आप मेरी प्यारी भाभी। ओह, रीति ने अब थोड़ा नॉर्मल होकर हंसते हुए कहा, तो आप यश हो? शहसबैंड ने बताया था आपके बारे में। यश ने एक्साइटेड होकर कहा, सीरियसली? क्या बताया? रीति मासूमियत से बोली कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। यश
मुझे तो लगा था वो मेरी तारीफ करेगी। रीति ने आंखें गोल कर ली। नहीं, उसने तो साफ साफ कहा था कि आप बहुत बोलते हैं और कभी चुप नहीं रहते। यश शौक होकर मिहिर की तरफ देखने लगा, जो दूर खड़ा यह नजारा देख रहा था। मिहिर को देखकर ही उसके चेहरे पर शरारती हंसी आ गई। यश फिर से रीति की तरफ घूमा। भाभी, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है। रीति ने एक्साइटेड होकर कहा, सच में? मुझे भी। मुझे नई नई बातें जानना बहुत पसंद है। यश ने तुरंत एक फूल उठाया और रीति की तरफ बढ़ाया। तो लीजिए, हमारी दोस्ती का पहला तोहफा। रीति ने फूल लेकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। यश ने फिर से मिहिर की तरफ देखा और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, भाभी, वैसे आप बहुत प्यारी हैं। बिल्कुल क्यूट डॉल जैसी। रीति ने खुशी खुशी कहा, सच में? यश ने तुरंत जवाब दिया, 100%। मिहिर, जो अब तक खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार नहीं रह सका और दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। बस बहुत हो गया। यश, तू यहाँ दोस्ती करने आया है या मेरी बीवी को पटाने? यश ने मासूमियत से कहा, अरे भाई, मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा था। भाभी सच में बहुत क्यूट हैं। मिहिर ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। ज्यादा मीठा मत बोल, वरना मधुमक्खियां काट लेंगी। रीति ने मिहिर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, पर इसमें गलत क्या है? यश सच में बहुत अच्छे हैं। यश ने मिहिर को चिढ़ाते हुए आंख मारी। सुना, भाभी को मैं अच्छा लग रहा हूँ। मिहिर का चेहरा जलने के सारे स्टेज पार कर चुका था। उसने गहरी सांस ली और बोला, बस बहुत हुआ, अब चल, तुझे मैं खुद मिठाई खिलाता हूँ। यश घबराया। क्यों? मिहिर उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तेरी जुबान बहुत मीठी हो रही है। रीति और श्रेया दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी और यश को अपनी दोस्ती की कड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल मिहिर ने रीति को पहले ही बता रखा था कि कल से मॉर्निंग ट्रेनिंग होने वाली है और उसका फैशन स्टाइल भी चेंज कर होने वाला है। उसका फैशन स्टाइल चेंज करने वाला कोई और नहीं उसका दोस्त होगा, जिसको उसने घर पर बुलाया है उससे मिलने के लिए। और मिहिर ने रीति से यश की तारीफ कम और बुराई बहुत ज्यादा की होती है, जैसे वह बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, उसे दूर रहना। वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, सिर्फ और चेहरे से भोला है। सुबह राजपूत पैलेस। मिहिर उसके ड्यूटीज लगाकर खुद एक बिजनेस ट्रिप पर चला गया था और उसने इस बीच घर पर यश को रुकने के लिए बोल दिया था। उसके ऑर्डर्स को मोहित पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह के 3 बजे जैसे ही अलार्म बजा, रीति की नींद खुल गई। उसने खुद को झटपट फ्रेश किया और एक हाई नेक स्लीवलेस इनर, ब्लैक ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए। फिर जल्दी से बालों को पोनीटेल में बांधकर ग्राउंड की तरफ भागी। राजपूत मैंशन का ग्राउंड बेहद विशाल था। तेज रोशनी में हर कोना साफ दिख रहा था। वहां पहले से ही मोहित और यश खड़े थे। मोहित पूरे जोश में और यश थोड़ा चिड़चिड़ा। यश ने आंखें मिचकाते हुए कहा, मिहिर ने मुझे रीति का मेकओवर करने के लिए कहा था। ये ट्रेनिंग देने का काम कब से मेरे हिस्से में आ गया? मोहित ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, तुमने जो कल ठूस ठूस कर नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, और ये सिलसिला चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में तुम पेट से बाहर निकल जाओगे। वैसे भी अब से तुम्हारे तीनों टाइम का खाना रीति बनाएगी, तो पहले से ही वर्कआउट शुरू कर दो, वरना बाद में पछताओगे। चलो, रीति मैम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। रीति ने मोहित की तरफ देखा, जिसने उसे दौड़ने का इशारा किया। उसने एक ठंडी सांस ली और थम्स अप दिखाकर दौड़ना शुरू कर दिया। यश का मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, मैं ऐसा कौन सा पाप कर बैठा जो ये सजा मिल रही है? क्या अब मुझे भूखा प्यासा ही रहना पड़ेगा? मोहित ने उसे घूरा और कहा, ड्रामा मत कर, रीति मैडम कब की दौड़ चुकी हैं। जल्दी भागो। यश ने जब देखा कि रीति पहले ही काफी आगे निकल चुकी है, तो वो भी कसमसाते हुए दौड़ पड़ा। दूसरे चक्कर में ही रीति बुरी तरह हांफने लगी। बड़ी मुश्किल से घुटनों पर हाथ रखकर मोहित के पास पहुंची और वहीं पीछे से यश भी हांफता हुआ गिरते गिरते बचा। मोहित ने दोनों की हालत देखी, फिर सख्त लहजे में कहा, रीति, अगर तुम कम से कम 3 राउंड पूरे नहीं करोगी तो बॉस तुम्हें सजा देंगे। रीति के रोंगटे खड़े हो गए। उसे जैसे ही मिहिर का गुस्सैल चेहरा याद आया, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से दौड़ पड़ी।
इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ा हो। यश ने ये देखकर झट से हाथ ऊपर उठाया। मैं तो सिर्फ भाभी को कंपनी देने आया था, मेरी कोई गलती नहीं है। मोहित ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए भी सजा है, अगर तुम मैं के साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सिर्फ दिन में एक बार खाने को दूं, वह भी आधा ही पेट। यश को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब मेरी जान निकालने का प्लान बना रहे हो? मोहित ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ। यश ने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं जी नहीं सकता। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, देखो, कहकर वो भी तेजी से भागने लगा। 5 चक्कर पूरे करते करते दोनों का हाल बेहाल हो चुका था। दोनों पसीने से भीगे हुए थे और बेहोश होने की कगार पर थे। मोहित ने उन्हें पानी की बोतल दी, जिसे उन्होंने जल्दी से झपट लिया और गटगटाकर पानी पीने लगे। पर यह तो बस शुरुआत थी। मोहित ने घोषणा की, अब बाकी की एक्सरसाइज तीसरे फ्लोर के जिम में होगी।